चलिए नमस्कार, आपका बहुत स्वागत। देख रहे हैं आप मुद्दे के बाद। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। शुरुआत कर रहे हैं राजा रघुवंशी मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां शर्ट और खोखरी से खुली हत्या की साजिश, डिजिटल रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी ने खोली ये साजिश की पर्चे। सोनम पर शक की 7 वजह पुलिस जांच में ये तेजी आई। ये खबर आपको विस्तार से बता देते हैं। इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में पुलिस जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। राजा की सड़ी गली लाश 2 जून को मेघालय के एक खाई से बरामद की गई थी और जांच में अब यह साफ होता जा रहा है कि इस हत्या के पीछे राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी और उसका कथित प्रेमी राज कुशवाहा मुख्य साजिशकर्ता हो सकता है। पुलिस को कई अहम फॉरेंसिक सबूत हाथ लगे हैं। आरोपी आकाश के खून से सनी शर्ट की जांच में पाया गया है कि खून राजा रघुवंशी का ही था। सोनम के रेनकोट पर भी खून के धब्बे मिले हैं, जिसकी अगर बात करें जिनकी जांच अभी जारी है। हत्या में इस्तेमाल की गई खोखरी भी बरामद हो चुकी है, जिस पर राजा की हत्या के निशान हैं। राजा रघुवंशी की निजी चीजें जैसे सोने की चेन, अंगूठियां, ब्रेसलेट और पर्स भी गायब है, जिसकी एफआईआर उनके भाई ने दर्ज करवाई थी। और साथ ही साथ सोनम पर शक की 7 बड़ी वजहें सामने आई हैं। और जैसे घटना के बाद सोनम की गुमशुदगी, राजा की मौत के बावजूद उसकी पूरी तरह सुरक्षित होना, उसका संदिग्ध तरीके से मेघालय से यूपी पहुंचना, पहचान छिपाकर रहना, डिजिटल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों की गवाही इस बात की और इशारा कर रही है कि ये एक सुनियोजित कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी। पुलिस अब इस केस में शामिल बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो बहरहाल ये अहम जानकारी फिलहाल खबर से जुड़ी सामने आ रही थी और जो कि आपके सामने आपके समक्ष रख रहा है। सोनम ने ढाबे में सरेंडर क्यों किया, सवाल बहुत सारे हैं। क्या है राजा की मौत का ये पूरा मामला? क्या पैसे और गहनों के लिए की गई हत्या? बहरहाल रिश्ते तो शर्मसार हो ही रहे हैं, पैसे गहनों के लिए हुई हत्या, 7 बड़े सवाल है। सोनम रघुवंशी हत्या की क्या मास्टरमाइंड है? प्रेम संबंध में आए दरार ने इस हत्याकांड को जन्म दिया। राजा की हत्या के बाद सोनम सुरक्षित कैसे रही? वो मेघालय से यूपी कैसे पहुंची? क्या ये साफ तौर पर एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है? फॉरेंसिक सबूत क्या इशारा कर रहे हैं? और साथ ही साथ सोनम ने राजा की हत्या की जानकारी परिवार को क्यों नहीं दी? इससे उसकी क्या मंशा थी? गाजीपुर में सोनम की पहचान छिपाने की कोशिश क्या उसके अपराधबोध दर्शाती है? कई सवाल, तमाम सवालों के जवाब को समझने की करेंगे थोड़ी कोशिश। खास मेहमान जुड़ेंगे, सीसीटीवी फुटेज और खून से सने कपड़े। इसके अलावा क्या ये सबूत कोर्ट में सोनम और उसके साथियों को दोषी ठहराने के लिए जरूरी हैं? सवाल बहुत सारे हैं। तमाम उन बड़े सवालों का इस खास चर्चा में जिक्र करेंगे। उन तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे। शर्ट और सीसीटीवी ने खोली है साजिश की परतें। सोनम ने ढाबे में सरेंडर क्यों किया? सवाल बहुत सारे हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड पर बहस के 10 अहम सवाल आपको बता रहे हैं। इंसाफ चाहिए और जो भी उसके गुनहगार हैं उनको सजा चाहिए, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। मेरे बेटे का क्या कसूर था, मेरे बेटे को क्यों मारा गया, बस मेरे को इतना ही बोलना, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना। जो उसके गुनहगार हैं उनको सजा मिलना चाहिए बस। गोविंद मेरे संपर्क में था और गोविंद ने जो है मुझे रात को 11 बजे बोला था फोन लगा के, भैया मैं इंदौर आ चुका हूँ मैं, अब एक काम करिए अब सारी मीडिया को जो है इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं कल आपके घर पे आ रहा हूँ मैं, और सारे मीडिया के सामने आके बयान देना राजी हूँ मैं। मेरी बहन ने जो गलती करी है उस गलती की सजा, उसको सजा मौत मिलना चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूँ मैं, क्योंकि मेरी बहन ने जो गलती करी है उस गलती के कारण जो है अपने भाई अपना पैसे अपने से दूर चले गए। तो अपने राजा रघुवंशी के भाई को भी सुना, उनकी मां को भी सुना। कई सवाल तो इस हत्या ने छोड़ी दिए। रिश्ते तो शर्मसार ही हो गए हैं। किस पर करें भरोसा, किस पर नहीं करें? मुद्दे की बात में इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। 2 खास मेहमान हैं। वेदभूषण शर्मा सर हैं, पूर्व एसीपी, डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत जो हैं सामाजिक कार्यकर्ता। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत, बहुत वेलकम। वेदभूषण शर्मा सर, मैं चूंकि आप बड़ा जुड़े रहे हैं, आप बहुत अच्छे से समझते हैं इन हत्याओं के पीछे। चूंकि पहले तो हम देखा करते थे कि भाई हत्या
घर रिश्तों से तो दूर ही होती थी, अगर होती भी थी, लेकिन रिश्तों को शर्मसार, इंसानियत का कत्लेआम वो भी था। लेकिन फिलहाल किस पर करें भरोसा, किस पर ना करें? पत्नी, पति पत्नी जैसे रिश्ते, सुख दुख के साथी का प्रण लेने वाले, और इस तरह की करतूत एक दो नहीं, ना जाने कितने घटते जा रहे हैं, जो कि चिंता का विषय। क्या कुछ बड़ी वजह आप मानते हैं? फिलहाल इस केस में एक बड़ा खुलासा भी हुआ है, शर्ट और खुकरी से हत्या की साजिश रची गई है। डिजिटल रिकॉर्ड, सीसीटीवी ने भी ये तमाम साजिश, इन तमाम चीजों की परतें खोली। आपका पहला कमेंट फिलहाल इस पर क्या कुछ? रिश्ते तो शर्मसार हो ही रहे हैं। वेदभूषण शर्मा साहब। धारा लिख दी जाए, क्योंकि 302 धारा होती थी, अब धारा बदल गई है भारतीय न्याय संहिता में, तो पेड़ सूख जाता है। मतलब कत्ल जो है, खून अपने आप में चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि मेरा कत्ल हुआ है, मैं यहाँ पर हूं और किन कारणों से मेरा कत्ल हुआ है। और कत्ल के पीछे केवल 3 वजह होती हैं, जर, जोरू और जमीन, बड़ी पुरानी कहावत है। तो इसके पीछे भी वो तमाम चीजें हैं, तमाम एंगल हैं जो बार बार बता रहे हैं, बड़ी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, पुलिस की तरफ, समाज की तरफ, देश की तरफ, अदालतों को बता रहे हैं कि कारण क्या थे, किस वजह से हत्या हुई। मोटिव आपके सामने एस्टेब्लिश है। जो इसकी जो मेन एक्यूज्ड है या स्टार जो एक्यूज्ड है, वो सोनम गिरफ्त में आ चुकी है। तमाम उसके डिस्क्लोजर, कन्फेशन सामने आ चुके हैं। उसकी निशानदेही पर शिलोंग पुलिस उसको मौके पर लेकर गई है। वहां पर उसने बताया कि किस तरह से उसने धक्का दिया राजा रघुवंशी को, किस तरह से उसने अपना कपड़े भी उतार के फेंक दिए कि जिससे कि पुलिस डिस्गाइज हो जाए, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को गलत दिशा में ले जाया जा सके। जितने भी उसने हथकंडे थे, उसने सारे शुरू से आखिर तक अपनाए हैं। जब उसकी तमाम फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल आईडी खंगाली जा रही है, तो उसमें तमाम वो चीजें खुलकर आ रही हैं कि किस तरह से इस सारी वारदात को अंजाम दिया गया, किस तरह से वो राज नाम के लड़के के साथ में रिलेशन में थी, उसके साथ किस तरह से हंसते हुए मुस्कुराते हुए फोटो हैं, किस तरह से उसने चाहे अपनी मर्जी से या परिवार के दबाव में राजा रघुवंशी से शादी कर ली, परंतु शुरू से ही उसको नापसंद था। तो उसने तय कर लिया था कि किसी भी तरह से इसको एलिमिनेट करना है और इसके साथ बहुत लंबा मैं चल नहीं पाऊंगी। तो उसने तमाम वो प्लानिंग की जो एक शातिर किस्म की लड़की या क्रिमिनल कर सकता है। उसने तमाम जो हायर्ड किलर थे, सुपारी किलर जिनको बोलते हैं, वो हायर किया। शुरू में उनको 4 लाख रुपए की बात हुई, फिर बाद में शायद पैसे का सेटलमेंट कुछ ज्यादा पर हुआ। इसी तरह से अब जब वो उसको, मेघालय एक अनयूजुअल जगह है जहां पर लोग नॉर्मल कोर्स में हनीमून पैकेज के लिए नहीं जाते, तमाम दूसरे स्थान है, शिमला, मसूरी, गोवा और तमाम डेस्टिनेशंस को चूज करते हैं। तो ये डेस्टिनेशन चूज करना और उसको स्पेसिफिक जगह पर जाकर एक होटल के अंदर रुकना, उसका तमाम चीजें बार बार इशारा कर रही हैं कि पूरा इरादा उसको निपटाने का था, उसको एलिमिनेट करने का था, जिससे अपने जो पूर्व प्रेमी था उसके साथ में वो शादी कर सके, वो अपनी आगे की जिंदगी उसके साथ जी सके। परंतु उसकी चालाकियां वक्त के हिसाब से धरी की धरी रह गई। पुलिस की इन्वेस्टिगेशंस ने, हालात ने बिल्कुल इस केस को इतना क्लियर कर दिया है। जिस तरह से आरजी कार केस के अंदर 4 महीने के अंदर सजा हो गई उसके मुलजिम को, 4 महीने की, 4 साल बाद 4 महीने के अंदर अंदर, इस मामले के अंदर भी आप देखिए कि चूंकि अब नया कानून है भारतीय न्याय संहिता में, जो फास्ट ट्रायल की तरीका है, उसकी वजह से आप देखिए बहुत ही जल्दी इसका समाप्ति हो जाएगी। मैं 6 महीने मैक्सिमम आपको बता रहा हूं कि 6 महीने में इस केस के अंदर सजा हो जाएगी, और सजा भी कम से कम आजीवन। सोनम रघुवंशी, ये तो बिल्कुल वेदभूषण स्पष्ट ही है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, ये भी बिल्कुल कह सकते हैं वेदभूषण शर्मा साहब। देखिए बिल्कुल उसमें पैसे का लेन देन भी दिख रहा है, और आज की डेट में डिजिटल एविडेंस का समय है। डिजिटल एविडेंस में तमाम वो चीजें आती हैं, चाहे उसने व्हाट्सएप कॉल की हो, फेसबुक पर कोई फोटो डाली हो, व्हाट्सएप पर उसकी चैट है, जो तमाम फॉरेंसिक जब एनालिसिस होंगे लेबोरेटरीज में, वो तमाम चीजें जाएंगी तो और ज्यादा पुख्ता सबूत हो जाएंगे। हालांकि पुख्ता सबूत अभी भी हैं उसको आजीवन कारावास या फांसी के फंदे तक ले आने के लिए, परंतु चूंकि अब नए कानून के अंदर इन तमाम डिजिटल एविडेंस को प्राइमरी एविडेंस माना गया है, क्योंकि पहले इन चीजों को सेकेंडरी एविडेंस, द्वितीय एविडेंस मानता था। आपकी व्हाट्सएप चैट है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, परंतु अब कानून बदल गया है 2024 के बाद में, तो उसके खिलाफ
खुद ही इतने उसने सबूत अपने खिलाफ इकट्ठे कर लिए हैं कि उसको सजा के लिए पर्याप्त हैं। पुलिस को उसमें केवल उनको जो लिंक्स हैं उनको कनेक्ट करना है कि कैसे वो गाजीपुर उत्तर प्रदेश पहुंची, इंदौर से कैसे मेघालय पहुंची, और तमाम जो उसके कनेक्शंस हैं, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, वो तमाम इन चीजों को बताएंगे। उसके अलावा 4 मुलजिम उसमें अरेस्ट हो चुके हैं, उनके डिस्क्लोजर स्टेटमेंट होंगे, उनके निशानदेहियां होंगी, किस तरह से कहां पर गए, किस तरह से उन्होंने ट्रेवल किया। तो और जो चाकू मिला है, जो रिकवरी हुई है, वो फॉरेंसिक लैब में जाकर बताएगी कि ब्लड स्टेन किसके थे। शर्ट मिली है, शर्ट के ऊपर ब्लड स्टेन होंगे, वो लेबोरेटरीज के अंदर चेक होंगे। जो मनी ट्रांजैक्शन था, क्या वो कैश दिया गया, क्या सोनम ने कोई बैंक से कैश ट्रांजैक्शन ट्रांसफर किया ऑनलाइन, या कैश निकाल के दिया। तमाम सीसीटीवी फुटेज हैं जो होटल के आप टेलीविजन सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे हैं, और तमाम चीजें जो धीरे धीरे सामने निकल कर आ रही हैं, वो एक तरह से पुख्ता सबूत हैं इसको सजा करने के लिए। मैं और आप डिबेट कर रहे हैं, इस देश की अदालतें भी इन प्यार, धोखा और कत्ल, किस पर करे भरोसा, किस पर नहीं करे। मामला समाज में बढ़ते रिश्तों को शर्मसार करने के लिए काफी है, रिश्तों के खोखलापन के लिए काफी है। पहले सिर्फ अगर बात महिलाओं की ही करें तो गलत तो वो भी है, लेकिन फिलहाल पुरुषों के साथ भी क्या कुछ समाज, चूंकि आप लगातार समाज से जुड़ी रही हैं, ऐसे विषयों पर 1-2 बार नहीं, कितना पुराना अनुभव आपका भी है, अब क्या कुछ इसके लिए बड़े कड़े कदम उठाने पड़ेंगे कि इस तरह की घटनाएं रुके? क्योंकि भाई किस पर भरोसा किया जाए? रजा, सबसे पहले सही बात है कि हमें प्रिवेंटिव मैकेनिज्म पे बात करनी चाहिए कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। तो इसके लिए मैं कहूंगी कि हमारे कानून संशोधित तो हुए हैं काफी, लेकिन फिर भी अभी तक हमारे जो कानून है वो न्यूट्रल नहीं है, विमेन सेंट्रिक कानून है। विमेन्स के लिए कानून बनाए गए अभी तक क्योंकि विमेन्स पे अत्याचार होता रहा। पुरुषों की सुरक्षा के लिए हमारे पास कानून कम है, कम क्या, वो जो बहुत ही कम है। तो एक तो इस पे सोचने की जरूरत है कि जो हमारे कानून है वो बैलेंस होना चाहिए, महिला और पुरुषों को समान होने चाहिए। समानता का अधिकार सिर्फ महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए, अब तो बात आ गई है कि पुरुषों को भी समानता का अधिकार चाहिए। नहीं तो आप देखेंगे कि 6 महीने के अंदर 3 ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं जो कि मतलब डराती हैं, आतंकित करती हैं। एक आप याद करेंगे अतुल सुभाष का केस हुआ था 6 महीने पहले, उनको उनकी पत्नी ने इतना प्रताड़ित किया था कि उन्हें मजबूर होना पड़ा था सुसाइड करने पे। दूसरा 1.5 महीने पहले लगभग मेरठ का हत्याकांड हुआ था जिसमें एक प्रेमिका ने अपने पत्नी ने अपने पति का मतलब उसकी लाश टुकड़ों में करके ड्रम में डाल दी थी। कितना ये निंदनीय था। और अभी ये घटना जो कि हनीमून पर जाता है एक कपल, शादी 7 जन्मों का बंधन है और उसने 7 दिन के अंदर ये घटना को अंजाम दे दिया। तो एक तरीके से ये धीरे धीरे समाज का विघटन हो रहा है। हमारे जो सोशल इंस्टीट्यूशन थे, मैरिज, फैमिली, ये धीरे धीरे डिग्रेड हो गए हैं। तो हमें यहाँ पे भी सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी क्या चीजें हुई हैं जिसकी वजह से हमारा समाज जो मतलब एक तरीके से एक सुगठित चीज थी वो धीरे धीरे उसकी वैल्यू खत्म हो गई है। तो इस पे भी सोचना चाहिए। और ये जो बॉलीवुड का बढ़ता मतलब बॉलीवुड का बढ़ता आज से तो नहीं है, बहुत दिनों से है, लेकिन अब ये जो नंगा नाच होने लगा है ये बंद होना चाहिए। जिस तरीके की मतलब सिर्फ इसमें मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगी कि देखिए बॉलीवुड में बहुत सारी ऐसी स्टोरी दिखाई जाती है कि हो सकता है कल को पता चल रहा है कि किसी न किसी बॉलीवुड की स्टोरी से मोटिवेटेड क्राइम किया गया हो। तो ये भी जो बॉलीवुड का हमारी सोसाइटी में इन्फिल्ट्रेशन इतना ज्यादा हो गया है कि हमने रियल लाइफ की जगह रियल लाइफ को असली लाइफ मान ली है। बॉलीवुड के अलावा भी सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है, मतलब पहले आप याद करिए कि लगभग 10-20 वर्ष पहले हम लोग आपस में बैठ के बातें करते थे। आजकल पेरेंट्स और बच्चे कभी एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। बच्चा अपना मोबाइल लेके बिजी है, पेरेंट्स अपने मोबाइल लेके बिजी हैं। तो जो इस तरीके से डिफरेंसेस आते हैं, एकाकीपन बढ़ता है, फिर लोग क्राइम की तरफ जाते हैं। मतलब दिस इज द बेसिक थिंग जिसकी तरफ से लोग क्राइम की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। इस पे भी नहीं डॉक्टर सांतावना मैम, चूंकि अगर ये सिचुएशन पैदा ही हो गई है कि अब 2 के रिश्ते के बीच में तीसरा है, तो यहाँ महज हत्या ही सहारा है, रास्ते से हटाना ही सहारा है। कई 1-2 केस हम लोगों ने ऐसे भी देखे डॉक्टर सांतावना मैम कि उस केस में अगर पति को पता चला वो खुद बैक हो गया। तो यहाँ सिचुएशन, अब इसे सिचुएशन ऐसी है तो कैसे हैंडल किया जाए, सबसे बड़ा यही सवाल है।
ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो बिल्कुल लड़की को सबसे पहले तो उसको शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। सबसे बड़ा प्राइमरी लेवल पे जो गलत काम किया गया वो शादी की गई। और अगर पेरेंट्स को पता था कि इसका कहीं अफेयर है तो वो भी उतने ही गुनहगार है। बिल्कुल उन्हें ये शादी नहीं करना चाहिए। देखिए, किसी इंसान की मौत के बाद उसको हम वापस नहीं ला सकते हैं। किसी की जिंदगी बहुत वैल्यूएबल होती है। प्यार मोहब्बत सबसे बढ़कर लाइफ है। आज आप उस माँ के बच्चे को वापस नहीं ले आ की बेवकूफी के चक्कर में किया गया जो हत्याकांड है। तो सबसे पहले वो बहुत बड़ी गुनहगार है जिस लड़की ने ऐसा किया। और वो फैमिली भी, अगर उन्होंने फोर्सफुली मैरिज करी है तो ये बहुत बड़ा क्राइम है और इस क्राइम की सजा उनको मिलनी चाहिए कि ऐसा अब कोई दूसरा क्राइम नहीं होना चाहिए। जब तक सजा नहीं मिलेगी, सजा सिक्योर नहीं की जाएगी। अब हम थोड़ा और आगे सोल्यूशन की बात करते हैं कि ऐसे में क्या कर सकती थी। वो अपने हस्बैंड से बात कर सकती थी कि मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मैं आगे नहीं रख सकती हूँ। देयर इज अ प्रोविजन फॉर डाइवोर्स। वो आराम से डाइवोर्स ले सकते थे और चीजें बैठ के बात करके सुलझाई जा सकती हैं। आप बताइए, पूरा जीवन जेल में कटेगा, अब आप क्या कर लेंगे? तो सबसे पहले ये जो डर है ना, क्राइम के बाद करने के बाद आपके साथ क्या होगा, ये भी हर किसी को पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं होगा, सिक्योर नहीं किया जाएगा सजा, तो ये घटनाएं बहुत आम हो जाएंगी, जो कि हम 6 महीने में देख ही चुके हैं कि 3-4 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि लोगों को लग रहा है कि दिस इज ट्रेंडिंग। मतलब आज देखेंगे व्हाट्सएप पे मीम्स पड़े हुए हैं कि अब लोगों को हनीमून जाने पर डर लग रहा है। ये समाज का कितना बुरा पतन है। एग्जैक्टली बहुत बुरा असर पड़ रहा है। रिश्ते शर्मसार हो रहे हैं। पति पत्नी जैसा पाक रिश्ता वो भी बिल्कुल क्या ही कहा जाए, शब्द नहीं है। वेदभूषण शर्मा सर, चूंकि ऐसे केसेस में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, कैसे तह तक पहुंचते, चूंकि बहुत इतना क्लोज होता है कि तह तक पहुंचना बड़ा कठिन, बड़ा मुश्किल चैलेंज होते हैं। अब ऐसे में उसको लेकर क्या कुछ कदम यहां भी उठाने चाहिए, ऐसी घटनाएं रुके, इसको लेकर क्या कुछ बड़े कदम प्रशासनिक अमले पर भी उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और रजामंदी शादी को लेकर भी, चूंकि पेरेंट्स को भी समझना, इसको लेकर भी बहुत सारे केसेस आप लोग डील करते रहते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस विषय पर? देखिए, जो कानून है वो वुमेन सेंट्रिक है। महिलाओं के लिए तमाम कानून है हिंदुस्तान में। जितने भी कानून बने हैं आज तक पुरुषों की सुरक्षा के लिए या पत्नी या कोई लड़की उन पर अत्याचार करे, इसके लिए एक भी कानून नहीं है। जीरो कानून है। आपने हनी ट्रैप देखा, कितना ज्यादा हनी ट्रैप का केसेस आज है। ज्योति मल्होत्रा अभी आपके सामने जिंदा एग्जाम्पल है। बहुत सारे हनी ट्रैप हिंदुस्तान में होते रहते हैं। ये वो हनी ट्रैप है जो सोशल मीडिया या यूट्यूब पर आ जाते हैं। बहुत तरह से आप पुरुषों का ब्लैकमेलिंग हनी ट्रैप के माध्यम से देखा जाता है। उसी तरह आपने देखा होगा मीटू कैंपेन चला था। हजारों सैकड़ों लड़कियों ने आके, जो उनके पुराने भी बॉयफ्रेंड थे, 30-30 साल पुराने बॉयफ्रेंड थे उनके, या जिनके साथ वो रिलेशनशिप में रही थी, अचानक आके खड़ी हो गई। केवल नियत क्या थी कि ब्लैकमेलिंग करना, उनसे पैसा ऐंठना, क्योंकि वो बड़े आदमी हो चुके थे, फिल्म इंडस्ट्री में थे, पॉलिटिशियन थे, तो किसी भी तरह से उनको पैसा ऐंठना उनका पर्पस था। चूंकि कानून का अभाव है, इस तरह के कानून नहीं है। एक लड़की थाने में खड़े होकर बलात्कार का आरोप किसी आदमी पर लगा दे, सीधा जेल की सलाखों के पीछे जाता है, परंतु ये प्रूव हो जाए कि वो झूठा है, जो लड़की ने झूठ बोला था, तो पर लड़की को कोई सजा नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है। मेरा कहना यह है, लड़की को भी उतनी सजा होनी चाहिए जितनी आदमी को सजा हो रही थी। जैसे महिला आयोग है, पुरुष आयोग का भी गठन होना चाहिए पुरुषों के लिए। बिल्कुल यानी ये कहा जाए कानून में एक वो मजबूती नहीं है। इसको लेकर भी कुछ हमें काम करने की जरूरत है कि भाई, कि जैसे महिलाओं को सुरक्षा, हालांकि गलत तो दोनों है, चाहे महिला के साथ हो पुरुष के साथ हो, लेकिन अगर बात महिलाओं की सुरक्षा की है, यहां सेंसिटिव केस जिस तरह से हो जाता है, एक महिला कहती है पुरुष के सामने, तो पुरुषों का अधिकार भी है, पुरुषों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। पुरुष भी अगर कुछ कह चुके, आज क्या पुरुष के साथ बलात्कार क्या नहीं हो रहे, क्या सवाल ये भी है। वेदभूषण शर्मा सर, देखिए, आप मजबूती की बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कानून ही नहीं है। मजबूत तो तब होंगे जब कानून होगा। जब कानून भारत सरकार ने, पार्लियामेंट ने बनाया ही नहीं, तो उस पर पुलिस और प्रशासन और अदालतें कैसे निर्णय करेंगी, कैसे उन केसेस की विवेचना होंगी। मैंने खुद एक हनी ट्रैप केस किया था, बहुत बड़ा केस था, यदि आप गूगल करके देखेंगे। 7.5 करोड़ की डिमांड की गई थी सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट द्वारा। तो हालांकि मैंने प्रूव कर दिया कि सब कुछ झूठा था। ठीक है, वो बरी होकर आगे, पर उसको सजा कोई नहीं हुई। वो केवल 1.5 साल में जेल से बाहर आ गई, क्योंकि दोनों का
जो बड़े आदमी थे जिनसे 7.5 करोड़ की, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, इसलिए उनसे पैचअप हो गया, बाहर आ गई। परंतु यदि उन बड़े आदमी को सजा होती तो आजीवन कारावास से 10 साल की सजा होती। तो ऐसे हालात के अंदर केवल पुरुषों के पास में इसी तरह से कटना, मरना, बैग में सूटकेस में पैक होना ही लिखा हुआ है। हालांकि महिलाओं के साथ हो वो भी इतना निंदनीय है और आपराधिक कृत्य होना चाहिए। यदि पुरुष के साथ किया जाए वो भी उतना ही सीरियस, जब तक कानून में नहीं बनेगा तो इस तरह से ये डिबेट चलती रहेगी कि क्या पुरुषों के लिए कोई कानून है या नहीं है। हो सकता है आज नहीं तो कल सरकार इसके बारे में कुछ ना कुछ सोच डेवलप हो। हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस है लोकसभा राज्यसभा के अंदर ऐसा कानून लाए कि यदि ये प्रूव हो जाए कि लड़की ने बदनीयती से लड़के को फंसाने के लिए, उसका मर्डर करने के लिए, उसके लिए इस तरह का कृत्य किया है, तो उसको भी उतनी ही सजा होनी चाहिए जितना वो तमाम उसने झूठे सबूत और झूठी तैयारियों के साथ में किसी को सताया है, आदमी को परेशान किया है, उसके घर वालों को परेशान किया है। अब ऐसे मामलों की दिल्ली नहीं पूरे हिंदुस्तान में बाढ़ आ गई है, जहां लड़कियां एक्सप्लॉइट कर रही हैं, ससुराल वालों को, अपने पति को एक्सप्लॉइट कर रही हैं। वो स्केयर्ड हैं, डरे हुए हैं कि कैसे इससे पीछे छुड़ाया जाए। तो जब तक इस बारे में कानून नहीं बनेगा तो इस तरह की चीजें समाज के अंदर मुझे तो लगता है सेटिस्फाइड होंगी आप वेदभूषण शर्मा सर की बात से, चुके यहाँ एक महिला पुरुष की अगर हम बात कर रहे हैं तो पुरुष को जिस नजर से देखा जाता है इस मामले में खासतौर से महिला की जगह यहाँ अलग होती है। कानून के तहत भी महिला को ज्यादा अधिकार है और पुरुष के लिए तो खैर इस मामले में तो है ही नहीं। तो पुरुषों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी, आप लोगों की क्या कुछ जिम्मेदारी खासतौर से बनती है, जो कि समाज से लगातार आप लोग जुड़ी हुई हैं? महज महिलाओं की ही बात, यहाँ पुरुषों की भी बात करना जरूरी है। हाँ, वेदभूषण सर ने बहुत बढ़िया बात कही। हालांकि मैं इसी बात पर इंडोर्स हमेशा करती हूँ कि जो हमारे कानून है ना वुमेन सेंट्रिक है, वुमेन सेंट्रिक है। तो जब तक हमारे बैलेंस जो कानून नहीं होंगे तब तक ये अत्याचार चलता रहेगा। पहले क्या था, लोगों को पता नहीं था, इसलिए विमेन इतना फायदा नहीं उठा पाती थी। अब बहुत सारी मतलब अगर 100% में आप देखें तो लगभग 60-70% इसका मिसयूज करके विमेन कभी एलिगेशन लगा रही हैं, कभी पैसे हटने की कोशिश कर रही हैं। और एसीपी सर ने बहुत सारे एग्जांपल्स हमको गिनाए हैं। तो अब हम पुरुषों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें? सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है हमको सेफ गार्ड हम कैसे दे सकते हैं। जब तक हमारे पास देखिए कानून नहीं होगा, कानून किसी भी चीज की ढाल है, अगर कानून नहीं होगा तो जो महिलाओं को एक ढाल मिली थी और उसको उन्होंने तलवार बना लिया है तो वो पुरुषों के लिए नहीं उपयोग हो पाएगा। पुरुषों के लिए कोई ढाल नहीं है, इसलिए पुरुषों पर अत्याचार हो रहा है। तो सबसे पहले कानून का सुनिश्चित किया जाना जरूरी है, कानून के संशोधन जरूरी है कि पुरुषों के लिए भी कानून हो। और दूसरी रही बात पुरुष आयोग की, कुछ एनजीओज हैं काम कर रहे हैं पुरुषों के लिए, लेकिन इतने वास्ट लेवल पे अभी नहीं है, इतने ज्यादा नहीं है। तो पुरुष आयोग, सरकार की तरफ से भी एक पुरुष आयोग होना चाहिए जो ये मतलब लाइव एग्जांपल से आप देखिए कि 6 महीने के अंदर कितनी घटनाएं हो चुकी हैं। तो इसी बेसिस पे अब सरकार को भी स्टेप लेना चाहिए और पुरुष आयोग का गठन किया जाना चाहिए। और हमें ये अब चश्मा उतार देना चाहिए कि सिर्फ महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। हमें अब देखना पड़ेगा कि पुरुषों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम ये भी नहीं कह सकते कि इस आड़ में हम महिलाओं के लिए और अत्याचार करने लगेंगे, नहीं, हमें दोनों के साथ अत्याचार न हो ये चीज सुनिश्चित करनी पड़ेगी। और ये सोसाइटल लेवल पर भी बहुत जरूरी है। देखिए ये जैसे इस घटना की बात हमने, इसमें क्यों ऐसा हुआ, इसमें फैमिली, सिर्फ महिला नहीं इन्वॉल्व है। महिला को अगर महिला की फैमिली को पता था, अगर सोनम की फैमिली को पता था कि उसका अफेयर कहीं है, तो अफेयर जिससे था वो भी पुरुष ही है, ठीक है। उसके बाद उसके माता पिता जिसने इसकी शादी की, उसमें उसके पिता भी पुरुष है। तो ये सिर्फ महिलाओं ने अत्याचार नहीं किया, पुरुष भी अत्याचार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, दिस इज अ क्राइम। मतलब हम अगर महिला पुरुष से थोड़ा और आगे बात करें तो एक क्राइम है। दिस इज द डिग्रेडेशन ऑफ सोसाइटी, दिस इज द डिग्रेडेशन ऑफ द मैरिज। मैरिज जो पास संबंध होता था कि आप दुनिया में कोई नहीं, आपका पति है, आपने पति को ही मार डाला, ये कितना घिनौनी बात है। ये यहाँ महिला पुरुष की बात नहीं है, ये बात ये है कि आपने शादी जैसे संबंध को ही तार तार कर दिया, उसमें उसको इतनी घृणा से देखा जा सकता है। तो इस लड़की को भी इतनी सजा मिलनी चाहिए कि दूसरी कोई लड़की ऐसा स्टेप ना ले। ये बात सिर्फ महिला पुरुष तक ही नहीं है, अगर जिसके भी साथ हो ये गलत है। वेदभूषण शर्मा सर, सीसीटीवी फुटेज और खून से सने कपड़े, क्या ये सबूत कोर्ट में सोनम और उसके साथियों को दोषी ठहराने के लिए काफी हैं?
मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि जो ब्लड स्टेन जो भी उसके ऊपर कपड़ों पर या नाइफ पर मिलेंगे वो लेबोरेटरीज में भेजे जाएंगे और वो एस्टेब्लिश कर देंगे ये ब्लड किसका था या किसके स्टेन इस पर लगे हुए थे। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे डिजिटल एविडेंस इस मामले के अंदर मौजूद हैं। आपको और मुझे भी पता लग गया है, फाइल पर तो और भी बहुत सारी चीजें होंगी, क्योंकि आज पुलिस उतनी ही प्रोफेशनल है जितने की एक्यूज प्रोफेशनल है। तो तमाम चीजें अदालतें समझती हैं, उनको अप्रिशिएट करती हैं। तमाम स्टेटमेंट्स होंगे, कॉरोबोरेशन एविडेंस होंगे, कंट्राडिक्शन उनकी तमाम की जाएंगी। जब आप चार्जशीट आएगी तब हम फिर दोबारा से इस पे डिबेट कर देंगे। और मैं फिर आपको बता रहा हूं कि ये केस 6 महीने बाद कन्विक्शन में हो जाएगा, इसलिए अब वो टाइम नहीं है कि तारीख पे तारीख निर्भया को 7 साल लगे न्याय पाने के लिए। अब वो समय बदल गया है। आरजी केस का मैं एग्जाम्पल इसलिए बार बार दे रहा हूं क्योंकि 4 महीने के अंदर आजीवन कारावास की सजा हो गई। हालांकि उसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना जा रहा है, फांसी की सजा की मांग की जा रही है। वो अदालतों पर निर्णय करता है कि क्या अदालतें उसको मानती हैं। तो मेरे हिसाब से ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। जिस तरह से वेल प्लान तरीके से कॉन्स्पिरेसी के तहत राजा रघुवंशी की हत्या की गई, मर्डर किया गया, सुपारी किलर्स के द्वारा किया गया, ये तमाम जितना भी सोनम एंड गैंग है, तमाम की जिम्मेदारी बिल्कुल फिक्स है, तय है। इनको कम से कम आजीवन कारावास और नहीं तो फांसी की सजा मुकर्रर होनी चाहिए, जिससे कि देश में एक मैसेज जाए और पार्लियामेंट तक मैसेज जाए कि इस तरह के मामले के अंदर क्यों ना एक पुरुषों के लिए भी कानून बनाया जाए, वो भी न्याय के हकदार हैं। आप में ऐसे ऐसे दिल्ली जैसे शहर राजधानी के अंदर इतने ससुराल वाले इतने प्रताड़ित हैं, इतने डरे हुए हैं, इतने स्केर्ड हैं, विदेश छोड़कर चले गए, जो बेचारे कभी मिले नहीं बहू से, उनका नाम भी एफआईआर में आ रहा है। बड़ी दयनीय स्थिति है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन ये बार बार बहुत सारी चीजों में बदलाव किया है। तो हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट है अब इन मामलों के ऊपर अपनी विशेष राय दे रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रूलिंग इस देश के लिए कानून बनती है। तो उम्मीद है कि जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट इस बारे में कोई बहुत बड़ी रूलिंग इस तरह के केसेस को देखते हुए सुमोटो संज्ञान लेंगी या इन केस की सुनवाई के अंदर जरूर संज्ञान लेंगी और वो देश का एक तरह से कानून बनेगा। क्योंकि आपने बहुत सारे मामले में देखा कि जहां सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे मैं ज्योति बसु वर्सेस वेस्ट बंगाल का आपको एग्जांपल दूंगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब अरेस्ट की जाए तो किन किन चीजों का ध्यान रखा जाए। वो एक कानून बन गया, पूरे हिंदुस्तान में आज उसको फॉलो किया जाता है। अभी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो गुजरात से थे, कांग्रेस पार्टी के थे, उनको गुजरात पुलिस ने फ्रेम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा, प्रताप गढ़िया उनका नाम था, प्रताप गढ़िया को फ्रेम कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आजादी हिंदुस्तान में है, 75 साल इस देश को हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक किया, कहा कि पुलिस वालों को बताया जाए कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हनन ना हो, केवल राजनीतिक पार्टियां बीजेपी कांग्रेस अपना मिसयूज ना कर पाए। आज उन्होंने ये यहां तक कह दिया कि हर एक पुलिस वाले को पढ़ाया जाए इसके बारे में। मैं अब पढ़ाने जाता हूं उस कानून के अंदर, क्योंकि अभी कानून 2 महीने पहले ही पास किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये तमाम चीजें, हमारा समाज अभी रोलिंग स्टेज में, हम बहुत सारी चीजें वेस्टर्न कंट्रीज से सीख रहे हैं, कुछ अपने धर्म जाति आधार से, जो हमारे आधार है वहां से हम चीजें सीख रहे हैं, कुछ एक्सपीरियंस से हम सीख रहे हैं, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद इस बारे के अंदर जरूर माननीय सुप्रीम कोर्ट और इस देश की सरकारें जरूर जागेंगी, कुछ काम करेंगी, कुछ कानून बनेंगे, जिससे कि ये लगे कि कानून सबके लिए बराबर है। केवल महिलाओं का तो अधिकार है ही है, महिलाओं को तो पूजा जाता है, हमारे यहाँ देवी पूजी जाती हैं, हमारे सारी गंगा यमुना सारी देवियों के नाम, गंगाओं के नाम पर है, सारे पहाड़ों के नाम है। तो इस तरह से इज्जत जरूरी है महिलाओं की, परंतु महिलाएं कहीं राक्षसी का रूप ना ले लें, कहीं शूर्पणखा और राक्षस ना बन जाए। तो उसके लिए भी जरूरी है कि ऐसी शूर्पणखाओं के लिए भी कानून बनने चाहिए, जिससे कि वो किसी आदमी की हत्या ना कर सके, किसी परिवार को बर्बाद ना कर सके, एक्सप्लॉइटेशन ना कर सके। उम्मीद है कि सरकार तक हमारी आपकी बात पहुंचेगी और एक ना एक दिन इस देश के अंदर इस तरह के कानून की व्यवस्थाएं होंगी, चाहे वो अदालतें करें, चाहे वो सरकार करे। इन दोनों की जिम्मेदारी है कि समाज को एक फुल प्रूफ सिस्टम दें जिसमें कि सबका समान अधिकार हो। महिलाओं को हम आज भी इज्जत देते हैं, मानते हैं, सम्मान करते हैं, वो सम्मान बरकरार रहे, ना कि उनको शक की निगाह से देखा जाए कि कल को कोई लड़का किसी लड़की से शादी करने जाए, वो अपनी लड़की जिससे शादी करने जा रहा है उस पर ही शक करे, पहले उसका इतिहास खंगालने बैठ जाए कि इसका कोई रिलेशनशिप में तो नहीं है, कहीं इसका और तो कोई चक्कर नहीं है। तो इस चीजों को बचाने के लिए जरूरी है कि सरकार को इस बारे में पहल करे, जिससे कि जो हमारी एक बहुत मजबूत एक सामाजिक संगठन है, शादी का एक पवित्र बंधन है, वो बार बार इस तरह से उसकी दुर्गति ना हो, वो सड़क पर ना आ जाए। तो जरूरत है इस तरह के कानून बनाने की,
तो मैं यही कह नहीं, सकता हूँ बिल्कुल। रजा इस बारे में कि बिल्कुल। जरूर राजा रघुवंशी सहमत के सर, जो बहुत हत्यारे अच्छे से हैं, वेदभूषण उनका शर्मा सर, जरूर हिसाब किताब आपने इस देश के समझाया। हिसाब से करेंगे। एक सवाल और मैं समझूंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर सांतावना जी के पास से वापस आ रहा हूँ। वेदभूषण शर्मा सर, डॉक्टर सांतावना मैम, चूंकि एक समय था कि ये बात होती थी, पता नहीं रिश्ते की बात है, लड़का कैसा मिलेगा। आज ये सवाल होता है कि भाई लड़की कैसी होगी, घर संभाल पाए ना संभाल पाए। तो ये बड़ा बदलाव कैसे आया है? और फिलहाल अपने मनमर्जी की जो शादियां हैं, इसको चूंकि अगर एक लड़का कहीं और चाहता है, लड़की कहीं और चाहती है, तो यहाँ तो जबरदस्ती का मतलब भी नहीं होना चाहिए ना। तो क्या कुछ बड़ी जिम्मेदारी इस मामले में भी बढ़ जाती है? रजा, इस प्रश्न के दो पक्ष हैं। हाँ। एक पक्ष ये है कि हमें अपनी संस्कृति फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा पक्ष ये है कि जो भी लड़का लड़की चाहते हैं वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हमारे पहले वाले पक्ष पर मैं आऊंगी कि जो हमारी संस्कृति थी, संस्कृति में ऐसा नहीं था कि वो विवाह थोपा जाता था। जब आप बहुत सारे कल्चर स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी हैं जहां पे महिलाओं की इच्छा से ब्याह हुआ था और प्रॉपर राय ली जाती थी पूरे परिवार की, फिर शादी की जाती थी। और साथ ही जिनके यहाँ शादी हो रही है उनका पूरा खानदान देखा जाता था, सारी चीजें देखी जाती थी, तब शादी की जाती थी। और इसके पीछे कारण ये था कि एक लड़का और लड़की जब विवाह करते हैं तो जीवन पर्यंत साथ रहते हैं, तो क्या वो जो कंडीशन है परिवार की उसमें वो एडजस्ट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। पहला पक्ष तो ये होता था जो कि हमारी प्रथाएं थी, हमारी संस्कृति थी, जिसको अभी खत्म कर दिया गया। दूसरा पक्ष जो इस प्रश्न का था वो ये है कि क्या लड़का लड़की के मर्जी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि यह भी हमारी संस्कृति में था। बिल्कुल। लड़के का अगर कहीं बाहर कोई संबंध है या लड़की का कहीं कोई बाहर संबंध है तो किसी और के साथ पहले का, डॉक्टर सांतावना मैम, ये पहले का दौर था कि अगर पेरेंट्स बच्चों की शादी जहां कर देते थे वो पेरेंट्स को देखते हुए एक्सेप्ट करते थे, उसे निभाते थे। बट आज का ये टाइम बदल गया है। आजकल तो अब इसको लेकर अब समय बदला है तो काम करने की भी वैसी जरूरत है हमें। समय तो आज इतना बढ़ गया कि 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले लड़के लड़कियों के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं। आप पुराने जमाने में बता दीजिए कि ऐसा कब होता था। हाँ। तो समय दोनों तरफ से बदला है, समझ रहे हैं? तो मैं यही कह रही हूँ कि चूंकि जो नया आप नए समय की बात करेंगे तो नए समय में अगर कोई पता चलता है कि लड़की का संबंध कहीं और है, लड़की का कहीं संबंध है, तो बिल्कुल शादी नहीं थोपनी चाहिए, क्योंकि उसका क्या अंजाम हो सकता है वो हम देख रहे हैं। शादी उनकी मर्जी से की जानी चाहिए, लेकिन मर्जी का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ पैसे के लिए शादी करें, कॉन्ट्रैक्ट मर्जी करें। मर्जी के नाम पर आप कुछ भी करेंगे ये शोभनीय नहीं है। अब सवाल एक ये भी है डॉक्टर सांतावना मैम, चूंकि सब कुछ बिल्कुल मर्जी से ही हुआ है, लव मैरिज ही हुई है, बट सिचुएशन वहां भी तो खराब हो जाती है। तो अब इसका बड़ा रीजन क्या है? कौन किसे नहीं समझ पाता है? एक कहावत है, पता नहीं आप लोगों ने कहावत क्या चौपाई की लाइन है, हुई है वही जो राम रचि राखा। तो देखिए डेस्टिनी में क्या होने वाली है वो मेरे और आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे दिस मर्डर वाज द प्लान्ड, है ना? लव मैरिज भी फेल होती है, लेकिन मैं आपको जो पहला पक्ष बता रही थी कि लव मैरिज फेल ना हो इसी के लिए ऐसी शादी की जाती थी कि लोग देख के करते थे कि मेरी बेटी जाएगी किसी परिवार में तो वो कैसे सरवाइव कर पाएगी या नहीं, क्योंकि जो लव है वो 3-4 साल में वो लव समझ में आता है कि लव था ही नहीं। तो इसलिए वो तो साइकोलॉजिस्ट आके प्रॉपर ये बात बता पाएंगे, बट एज अ सोशल वर्कर जो मैंने महसूस किया है कि शादी के लिए सिर्फ लव इम्पोर्टेंट नहीं है, शादी के लिए इम्पोर्टेंट है कि आपकी शादी जिस सोसाइटी में हो रही है आप उसको कितना अडेप्ट कर पा रहे हैं या बिल्कुल कितना सर्वाइव कर पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैरिज इज द सोसाइटल इंस्टीट्यूशन, एक सोसाइटी का इंस्टीट्यूट है, ये हवाबाजी नहीं है। और ये प्रॉपर समाज में बनाया गया था कि मैरिज जब दो लोग मिलेंगे तो उसके आगे क्या हो सकता है, शादी होगी, उनका परिवार होगा, एक समाज बनाया जाएगा। तो मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है और उसको डिग्रेड नहीं करना चाहिए। शादी के नाम पर आपको हत्या नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है, प्रतीत होता है कि किसी और से संबंध है, तो पेरेंट्स को भी, परिवार को भी, सबको ये स्टेप नहीं लेना चाहिए था। इसके लिए सब लोग साझेदार गुनहगार हैं।
सबका गुनाह उतना ही है जितना सोनम का गुनाह है, अगर उन्होंने जानते हुए शादी की है तो सब इस हत्या में शामिल है। तो सबसे पहले इसको हम पॉलिटिकली ये नहीं बता सकते कि उसकी मर्जी की शादी नहीं थी इसलिए उसने ऐसा किया। हाँ। ऐसा करना हुआ ही क्यों, उन सब कारणों पे बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। और कोई अगर क्रिमिनल साइकोलॉजी का ही है तो उसको लेकर हमको सोसाइटी में एग्जाम्पल भी सेट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सहमत। वेदभूषण शर्मा सर, एक चीज और जरा समझेंगे आपसे, क्योंकि पहले इस तरह के मर्डर सीरियल में होते थे, हम लोग फिल्मों में देखते थे, तो अब वो बिल्कुल रियलिटी में हमें देखने को मिल रही है। लौट रहे हैं वेदभूषण शर्मा सर, वापस आके यही सवाल समझेंगे, चूंकि वक्त बहुत छोटे से ब्रेक का है, वापस लौट रहे हैं और फिर थोड़ी चर्चा करेंगे।